नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। आज की अपनी इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य को देखेंगे कि किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य उदित होता है और मौर्य साम्राज्य के बाद एक बड़ी शासन व्यवस्था हमको मिलती है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। हम जब भारत के क्षेत्र को देखते हैं तो हमको मिलता है कि गुप्त साम्राज्य से पहले बहुत सारी स्थानीय शासन व्यवस्थाएं स्थापित हो गई थी। जैसे जो कुषाण अंपायर है वह हम देखते हैं, सातवाहन साम्राज्य है वह भी हम देखते हैं, कुछ स्थानीय शासन व्यवस्थाएं भी स्थापित हो जाती हैं। दक्षिण के क्षेत्र में हम देखते हैं जैसे चेर, चोल और पांड्य जैसी शासन व्यवस्थाएं स्थापित हो जाती हैं। पल्लव साम्राज्य भी हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो चौथी शताब्दी सी का काल है वहां पर हम देखते हैं कि कोई बड़ी शासन व्यवस्था मौजूद नहीं है, मतलब कोई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित नहीं है। जैसा हमने देखा था मौर्य साम्राज्य के विषय में कि मौर्य साम्राज्य एक बड़ी शासन व्यवस्था के साथ स्थापित है और लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार रखता है। उस तरह की कोई शासन व्यवस्था हम नहीं देख पाते हैं। छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं हमको दिखती हैं और छोटे छोटे साम्राज्य हमको दिखते हैं। जो आपका यह कुषाण साम्राज्य है यह भी चौथी शताब्दी के बाद हम देखेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, मतलब स्थानीय शासक इनमें भी उभर कर आएंगे। इन्हीं के कारण हम देखते हैं कि जो छोटी शक्तियां हैं और जो छोटे शासक हैं वह उभर कर आते हैं और शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जो आपका ये कुषाण साम्राज्य है यह कई टुकड़ों में टूट जाता है और अलग अलग शासन व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थापित होती हैं। इसके बाद आएगी आपकी गुप्त डायनेस्टी जो फिर से भारत के एक विशाल क्षेत्र को एक करने का काम करेगी। अगर हम देखें कि जो गुप्त डायनेस्टी है उसके आने से पहले भारत पर अलग अलग क्षेत्रों पर हमको अलग अलग शासक मिलते हैं। जैसे नागाज मिलेंगे आपको, नागवंश के शासक, लिच्छवी के शासक, कर्तिपुरा के शासक, वेस्टर्न सत्रप, मालवाज के शासक, नॉर्दर्न सत्रप मिलेंगे आपको। तो इस तरह से अलग अलग शासन व्यवस्थाएं स्थापित मिलती हैं। फिर हम देखते हैं समय आता है तीसरी शताब्दी सी का और उसके मध्य से ही जो ईरान का सासानी साम्राज्य है इसने क्या किया, जो कुषाणों की शक्ति है या जो कुषाण साम्राज्य है उसके बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और कुषाण साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इतिहास में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी जो केंद्रीय राजा है या जो मुख्य राजा है वह कमजोर पड़ेगा या उसके वंशज कमजोर पड़ेंगे तो जो आपकी क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करेंगी। जब जब आप देखेंगे कि जब मुख्य राजा कमजोर होगा, मतलब कोई बड़ा वंश होगा उसके वंशज होंगे, जैसे हमने मौर्य साम्राज्य को देखा, एक बड़ा वंश उसके वंशज कमजोर मिलेंगे और जब वंशज कमजोर मिलेंगे तो क्या होगा, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह उदित हो जाएंगी। इसी तरह से जब कुषाण साम्राज्य को देखेंगे तो इसके वंशज कमजोर मिलेंगे और उन कमजोर वंशजों पर अधिकार किसका हो जाएगा, ईरान के सासानियों का, क्योंकि जो सासानी साम्राज्य के शासक मिलेंगे उस समय वह हमको ज्यादा शक्तिशाली मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कुषाण साम्राज्य कमजोर हो जाता है और जब कुषाण कमजोर हो जाएगा तो यह अधीन किसके हो जाएगा, सासानियों के। और सासानियों ने क्या किया, जो सिंध का क्षेत्र है और कुषाणों के कुछ अन्य क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। लेकिन कुषाण साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। इनकी कुछ शाखाएं हमको अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमी पंजाब के कुछ क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को संभाले हुए दिखती है। मतलब सासानी साम्राज्य ने कुषाण साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन पूरा कुषाण साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ, इसका कुछ क्षेत्रों पर अधिकार बना रहा। तो इसी समय काल में हम देखते हैं कि जब कुषाण एक छोटे क्षेत्र पर शासन करते हैं गुप्त शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है या गुप्त शासन काल प्रारंभ होता है। तो गुप्त शासकों के कई सारे ऐसे अभिलेख हैं जिनमें हम कुषाणों का वर्णन देखते हैं और वह बताते हैं कि कुषाणों का अधिकार क्षेत्र किन किन स्थानों पर हमको मिलता है। तो कुषाणों के समकालीन ही हमको मिलते हैं कौन, गुप्त शासक। लेकिन कब, जब कुषाण अपनी कमजोर अवस्था में है। तो गुप्त साम्राज्य के समय कई छोटे गणराज्य हमको मिलते हैं जिनका उल्लेख गुप्त स्रोतों में किया गया है। जैसे एक क्षेत्र मिलता है मद्रस। मद्रस पंजाब में शासन करने वाले लोग हैं और यह समुद्रगुप्त के जो अभियान है, जब हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त इन क्षेत्रों को जीतने की कोशिश करता है, उसके जो अभियान है उन अभियानों में हम देखेंगे कि इसका उल्लेख आएगा। चौधरी क्षेत्र है जो वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र है, यह भी हमको मिलेगा। मालव क्षेत्र जो राजस्थान का क्षेत्र है, नागवंश जो कि मथुरा का क्षेत्र है और इनको भी कौन हराएगा, गुप्त सम्राट। पश्चिम भारत में क्षत्रपों को देखेंगे जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया और इनके चंद्रगुप्त द्वितीय से हारने से पहले हम शासन व्यवस्था को
देखते हैं। विदर्भ में हम देखेंगे वाकाटक वंश, यह भी गुप्त शासकों के साथ ही शासन व्यवस्था में बना रहता है और वाकाटकों के साथ हम गुप्त शासकों के वैवाहिक संबंध भी देखते हैं। अब हम समझे कि जो दक्कन में राजनीतिक व्यवस्था है वह किस प्रकार की है। तो सातवाहनों का हो जाता है पतन, नए शाही घराने उभर कर आते हैं। जो तटीय आंध्र है वहां पर इक्ष्वाकु आएगा और तलनकैनु आएगा। कर्नाटक का क्षेत्र, यहाँ पर कदम शासक आएंगे। तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्लव आएंगे और तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक शासन व्यवस्था को संभालेंगे। जो बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और जो वन क्षेत्र है, उन सब में हम देखते हैं कि अब राजनीतिक व्यवस्था उभर कर आ रही है, या हम कहें राज्य स्थापित हो रहे हैं। अब हम समझते हैं इस पृष्ठभूमि में किस प्रकार गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था स्थापित होती है और गुप्तों का जो राजनीतिक इतिहास है वह किस प्रकार से विकसित होता है। तो हम जब गुप्त शासकों के शाही रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो उनसे हमको इनके साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है, लेकिन इतिहासकारों के बीच में गुप्त साम्राज्य के जो पूर्वज हैं उनसे संबंधित विवाद लगातार बना हुआ दिखता है। दरअसल समस्या क्या होती है कि हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि सबसे पहला शासक कौन सा उभर कर आता है, क्योंकि दिक्कत यह है कि बहुत छोटे छोटे स्तर के राजा हमको मिलते हैं प्रारंभिक काल में, और हम किसी को साम्राज्य के रूप में स्थापित तब मानते हैं जब वह किसी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। गुप्तों के साथ भी हमको यही समस्या मिलती है। कुछ लोग तो गुप्त साम्राज्य को ले जाते हैं मौर्य काल तक, कि मौर्य काल के समय भी जो गुप्तों के पूर्वज है वह कहीं न कहीं कनेक्टेड थे। तो इसलिए इतिहासकारों में हमेशा यह दिक्कत बनी रहती है। इसमें एक तरीका ये अपनाते हैं कि जिन व्यक्तियों का नाम गुप्त के साथ अंत होता है, जैसे समुद्रगुप्त आप देखिए तो अंत में क्या आ रहा है गुप्त, स्कंदगुप्त आप देखिए अंत में क्या आ रहा है गुप्त। तो जिनके नाम के अंत में गुप्त इनको मिलता है वह कनेक्ट कर लेते हैं किससे, गुप्त साम्राज्य से। जैसे शिवगुप्त जो कि सातवाहनों के शिलालेखों में दिखाई देता है। इन गुप्त शासकों का जो केंद्रीय क्षेत्र है या जो मूल क्षेत्र है वह मिलता है हमको पूर्वी यूपी में, और जो समुद्रगुप्त का शिलालेख है इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है, उससे हमको यह जानकारी मिलती है कि इनका जो मूल केंद्र है वह क्या है, पूर्वी यूपी। और सिक्कों के भंडार जो हमको गुप्त शासकों से संबंधित मिलते हैं वह भी कुछ इसी तरह की बात को साबित करते हैं। इसके अलावा जो पुराण है वह भी बताते हैं कि गुप्तों का शासन क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो इन तीनों स्रोतों से, इलाहाबाद का स्तंभ लेख, गुप्त शासकों के सिक्के और पुराण, इन तीनों से हम यह पाते हैं कि गुप्त शासकों का मूल क्षेत्र पूर्वी यूपी में हमको मिलता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य का आरंभ होता है। हमको यह मिलता है या इसकी संभावना मानी जाती है कि जो तीसरी शताब्दी का काल है या तीसरी शताब्दी के अंत का जो काल है, उसी काल में जो कुषाण शासक थे उनके अधीनस्थ, मतलब जो कुषाण व्यवस्था थी या जो कुषाण साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अधीन ये लोग शासन व्यवस्था में भागी थे। जैसे कुषाण हो गए आपके मुख्य राजा, और इस मुख्य राजा के जो अधीन क्षेत्र थे उन अधीन क्षेत्रों के रूप में हमको गुप्त साम्राज्य कहीं कहीं मिलते हैं। और फिर क्या होता है, कुषाण साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है और यह स्वतंत्र राजा के रूप में उदित हो जाते हैं। तो जब समय आता है चौथी शताब्दी का तो यह एक स्वतंत्र राजा के रूप में उदित हो जाएंगे। अगर हम शिलालेखों की बात माने तो सबसे पहले हमको नाम मिलता है श्रीगुप्त का और घटोत्कच का, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त हमको गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा मिलेगा अपने प्रारंभिक चरणों में। हालांकि सबसे फेमस इसका राजा होगा समुद्रगुप्त, लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त से पहले हमको श्रीगुप्त और घटोत्कच नामक राजा मिलते हैं, और इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इसीलिए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक को माना जाएगा श्रीगुप्त को। अल-बेरूनी जो आपका यात्री है जो कि 11वीं शताब्दी में भारत का दौरा करता है, वह भी कुछ इसी तरह के विवरण देता है। विष्णु पुराण में भी हमको इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके अनुसार जो प्रयागराज है और जो साकेत है और मगध का क्षेत्र, यह चंद्रगुप्त प्रथम के नियंत्रण में दिखते हैं। जो चंद्रगुप्त है और जो कुमार देवी है, इनके सिक्के हमको मिलते हैं। मतलब जो राजा है और जो रानी है, दोनों का एक साथ चित्रण हमको मिलता है कहाँ पर, सिक्कों पर। और ये जो आपकी रानी है कुमार देवी, यह कहाँ की है, लिच्छवी की। तो इससे हमको वैवाहिक संबंधों के विषय में पता लगता है कि कैसे गुप्त साम्राज्य बड़ा हुआ होगा। श्रीगुप्त ने एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की, घटोत्कच ने तो बरकरार रखा, और चंद्रगुप्त ने क्या किया, उस शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया जिसमें वैवाहिक संबंधों की प्रमुख
भूमिका भी हमको दिखती है कि लिच्छवी के क्षेत्र से वहां की राजकुमारी से यह विवाह करते हैं। यह वह सिक्का है जो चंद्रगुप्त और कुमार देवी सिक्का नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आप देखेंगे कि राजा और रानी को सिक्के पर दर्शाया गया है। इसके अलावा जो पृष्ठभाग है सिक्के का, इस पर एक देवी का चित्रण किया गया है, कुछ इस तरह से माना जाता है। और जो ये लिखा गया है इसको माना जाता है कि यह लिच्छवा लिखा गया है। तो इस तरह से हम शासन व्यवस्था को देखते हैं। फिर आता है समय काल समुद्रगुप्त का, जो सबसे फेमस राजा है और इसी से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 75 ईस्वी का काल हम देखते हैं। समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी राजा है इस वंश का और यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी है और गुप्त साम्राज्य को यह विकसित करता है। प्रयाग प्रशस्ति इसके विषय में बहुत डिटेल में बताती है। यह जो प्रयाग प्रशस्ति है यह गुप्त साम्राज्य का सबसे ऑथेंटिक स्रोत है और सबसे विस्तृत चर्चा हमको इसी में मिलती है गुप्त साम्राज्य के विषय में और स्पेशली समुद्रगुप्त के विषय में। इसकी रचना किसने की है? हरिसेन ने, जो कि दरबारी कवि है किसका? समुद्रगुप्त का। और इसमें कुल मिलाकर ऐसी 33 पंक्तियां हैं जिनमें गुप्त साम्राज्य के विषय में बताया गया है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की हमको व्याख्या मिलती है कि वह एक आदर्श राजा है, वह धर्मपरायण है, वह धार्मिक रूप से सहिष्णु है क्योंकि अन्य धर्मों को भी वह स्थान देता है, वह गायों का दान करता है। वह सब कुछ विवरण हमको इससे मिलता है। इतिहास में एक विवादित चीज भी आती है, राजा कच्छ का नाम। अब जो यह राजा कच्छ है यह कौन है, यह हमको थोड़ा सा समझना होगा। इसकी कई सारी व्याख्याएं हमको मिलती है। समस्या क्या है? राजा कच्छ के हमको सिक्के मिलते हैं और यह गुप्त काल से संबंधित है, यह हम जान पाते हैं। माना यह जाता है, जो एक ब्रांच है इस विचारधारा के पीछे, वह यह मानती है कि जो समुद्रगुप्त है इसको राजा बनाया जाना था, लेकिन इसके राजा बनाए जाने से पहले उत्तराधिकार को लेकर बहुत सारे युद्ध हुए और उन युद्धों में यह जो कच्छ नाम का राजा है यह भी शामिल होता है। और यह कच्छ कौन है? समुद्रगुप्त का बड़ा भाई। तो समुद्रगुप्त का जो बड़ा भाई है कच्छ नाम से, यह शासन व्यवस्था को कुछ समय के लिए संभालता है और इसीलिए हमको यह सिक्के मिलते हैं। एक व्याख्या तो यह है और इस व्याख्या को मानने वाले यह कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने भाई कच्छ की हत्या कर दी और उसके बाद शासन व्यवस्था को अपने अधिकार क्षेत्र में ले आया। तो मत क्या कहता है इतिहासकारों का? एक की यह समुद्रगुप्त का भाई है और युद्ध में यह मारा गया। एक दूसरा मत वह यह भी कहता है कि समुद्रगुप्त ने अपने भाई की याद में यह सिक्के जारी किए हैं। मतलब समुद्रगुप्त का शासनकाल कच्छ को मारकर नहीं स्थापित किया गया बल्कि स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया या कच्छ के समर्थन से स्थापित किया गया होगा। तो अपने बड़े भाई की याद में यह सिक्के जारी करता है। इतिहासकारों का एक और खेमा भी है जो यह मानता है कि ये जो कच्छ नाम है यह समुद्रगुप्त का ही प्रारंभिक नाम है और जब समुद्रगुप्त दक्षिण के क्षेत्रों को जीतता है तो क्योंकि आपको दक्षिण में समुद्र ज्यादा मिलते हैं इसीलिए इसका नाम हो जाता है क्या? समुद्रगुप्त। मतलब जो समुद्री क्षेत्र है उन पे यह अधिकार स्थापित करता है, इसीलिए इसको समुद्रगुप्त नाम दे दिया जाता है। वास्तविक नाम इसका कच्छ है। तो यह भी व्याख्या आपको मिलती है। तो इस बहुत शॉर्ट वीडियो में हमने यह समझ लिया कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य प्रारंभ होता है, जो इसके प्रारंभिक राजा है वह कौन से हैं और समुद्रगुप्त इसका सबसे प्रतापी राजा है। समुद्रगुप्त के विषय में एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा जो इसके बाद ही आपको मिलेगा, जिसमें हम डिटेल से समझ पाएंगे कि समुद्रगुप्त से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादातर आपको समुद्रगुप्त से ही कनेक्टेड मिलेंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।